हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलएसपी क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस 1 का चैप्टर नंबर 2 जो है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। चैप्टर में आपको अच्छी तरह से क्लियरली समझाऊंगा इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल का आइकन होगा उसे भी जरूर दबाइए ताकि अगली बार जब भी मैं वीडियो बनाऊँ उसको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा तत्वों का वर्गीकरण। जैसे कि आपको पता है कि अम, अभी तक 118 तत्वों की कुल खोज हो चुकी है, लेकिन 1800 के आसपास में केवल 30 तत्वों की खोज हुई थी। तो उस वक्त बहुत कम तत्वों की खोज हुई थी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, जैसे टाइम आगे बढ़ा, वैसे वैसे और तत्वों की खोज होने लगी। जब ज़्यादा तत्व होने लगे तो उनको अच्छी तरह से किस तरह से स्टडी किया जाए, उसका अध्ययन करने के लिए आसानी हो, उसके लिए उसको वर्गीकरण करना जरूरी था। उसको अलग अलग भागों में बांटना, पार्ट्स में डिवाइड करना जरूरी था। तो उसके लिए वैज्ञानिक उनके बीच में कौन कौन सी समानताएं हैं, वो इतने सारे तत्व थे, उनके बीच में कुछ तो समानताएं होगी। ये सारी चीज़ें वैज्ञानिक उसमें ढूंढने लगे। तो सबसे पहले तत्वों को धातु तथा अधातु ये दो भाग में डिवाइड किया गया था। उसके बाद कुछ समय बाद और कुछ गुणधर्म मिले और कुछ गुणधर्म में समानता दिखाई दी, तो उनको उन्होंने धातु सदृश इस एक और पार्ट में डिवाइड किया। उसके बाद जैसे जैसे और टाइम आगे बढ़ा, तत्वों का वर्गीकरण करने के और भी बहुत से पद्धतियाँ आने लगी। तो उसी के बारे में आज हम पूरी जानकारी इकट्ठा करने वाले थे। सबसे पहला था डोबेराइना त्रिक, जिसने तत्वों का वर्गीकरण किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, समान गुणधर्म वाले प्रत्येक तीन तीन तत्वों को समूह बनाकर उन्होंने उसको त्रिक नाम दिया। तो क्या किया था उन्होंने, समान गुणधर्म वाले तीन तीन तत्वों का समूह बनाया और उसको उन्होंने त्रिक नाम दिया। एक त्रिक में तीन तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया कि मध्य तत्व यानी जो बीच वाला तत्व होगा उसका परमाणु द्रव्यमान उस त्रिक के अन्य दो परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत के बराबर होगा। इसका मतलब क्या, वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे लिथियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 6.9, सोडियम का होता है 23.0 और पोटेशियम का होता है 39.1। ठीक है, तो जो मैंने त्रिक के अनुसार जो लिथियम है यानी पहला तत्व और जो पोटेशियम है लास्ट वाला तत्व, उन दोनों का मैं औसत निकालता हूँ तो वो सोडियम के बराबर होगा। देखिए मैं यहाँ पे निकाल के आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए सोडियम का 6.9 है प्लस पोटेशियम का 39.1 है, तो उनका मैं औसत निकालू यानी दो से डिवाइड कर देता हूँ तो 46.2 आ गया। 46.0 डिवाइड बाई 2 आ गया, तो 46.0 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 23 होता है। तो देखिए 23 किसका है, सोडियम का है। तो उन्होंने इसको उन्होंने डोबेराना त्रिक का नाम दिया था। लेकिन ये जो था वो बहुत समय तक आगे चल नहीं पाया। उस समय जितने तत्व ज्ञात थे उन सभी पर ये लागू नहीं हो पाया, इसीलिए इसको आगे नहीं बढ़ाया गया। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम अगला हमारा टॉपिक ये है। ठीक है, तो इसमें क्या था कि उन्होंने क्या किया था, तो वो बताता हूँ मैं आपको। 1866 में न्यूलैंड ने ज्ञात सभी तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखा। उन्होंने क्या किया, उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में उन्होंने व्यवस्थित किया। ठीक है, उन्होंने स्टार्ट किया सबसे पहले हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन जो आपको पता ही होगा, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व, तो उसको सबसे पहले रखा। उसके बाद अंत में उन्होंने थोरियम को रखा। उन्होंने ये देखा कि जो प्रत्येक पहला तत्व है वो प्रत्येक आठवें तत्व के गुणधर्म को दर्शाता था। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से किया और उसका नाम दिया अष्टक का नियम। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। देखिए ये था न्यूलैंड का अष्टक नियम। उन्हें क्या किया था, इस तरह से एक बॉक्स बनाया था 7 into 8 का। उन्हें ये देखा कि लिथियम जो है वो सोडियम का गुणधर्म दर्शाता था आठवें तत्व होने की वजह से। बेरिलियम मैग्नीशियम का इस तरह, ये सारे भी इस तरह से गुणधर्म दर्शाते थे। और उन्होंने इसको देखिए सा रे ग म प ध नि, ये संगीत के स्वर से उन्होंने उसका कंपेयर किया था, तो इसीलिए उसका नाम पड़ा था अष्टक का नियम। अब इसमें थोड़ी बहुत त्रुटियां थी, कुछ ना कुछ गलतियां थी। अब हम गलतियों को भी देख लेते हैं। ये जो अष्टक का नियम था वो कैल्शियम तक ही चल सका। कैल्शियम के आगे जो धातु मिले, कैल्शियम के आगे जो तत्व मिले उसमें ये कारगर नहीं हुआ, तो इसीलिए उसको वहीं पे रोक दिया गया। नेक्स्ट की उन्होंने क्या किया था कि ये तो मैंने आपको बताया, उन्होंने तत्वों को 7 to 8 इस स्तंभ में 56 के स्तंभ में सारणी में व्यवस्थित किया था। लेकिन उन्होंने क्या किया था कि कुछ दो दो तत्वों को एक ही बॉक्स में रख दिया था। जैसे कि यहाँ पे देखिए कोबाल्ट और निकेल को दोनों को एक ही बॉक्स में रख दिया है। तो उन्होंने ये कुछ गलतियां उन्होंने किया था। इसके अलावा भी एक और उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने कोबाल्ट और निकेल ये जो धातु थे उनको दो इस स्वर के नीचे यानी क्लोरीन और ब्रोमीन इन हैलोजन के साथ रख दिया था।
ठीक है। तो ये इनकी कुछ गलतियां होने की वजह से इसको ज़्यादा दिन तक आगे कंटिन्यू नहीं किया जा सका, उसको वहीं पे रोक दिया गया। इसके अलावा इनमें कुछ और भी प्रॉब्लम थे। तो इन्होंने एक और भी प्रॉब्लम था कि जो नए तत्व खोजे जाएंगे उनके लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं था। जो नए तत्व मिलेंगे, जाहिर सी बात है अभी तक जो तत्व मिले उसके आगे भी कुछ ना कुछ और मिलेगा। तो इसमें अष्टक के नियम में कोई प्रावधान नहीं था कि आगे जो तत्व मिलने वाले हैं उसके लिए कुछ भी जगह नहीं रखा गया था। तो ये था अष्टक का नियम। तो अभी तक हमने देखा डोबेरेंट ट्रिक को देखा, न्यूलैंड के अष्टक नियम को देखा। अब यहाँ पे एक बहुत फेमस वैज्ञानिक है जिनका नाम था मेंडलीव। तो मेंडलीव ने जो पेरियोडिक टेबल बनाया था वो काफ़ी कारगर था, बहुत अच्छा था और काफ़ी दिन तो चला भी। इवन अभी भी जो हम मॉडर्न पेरियोडिक टेबल यूज़ करते हैं वो भी उसी के बेस पे बनाया गया है। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी था उन्होंने उसमें क्या क्या किया था मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। परमाणु द्रव्यमान यह तत्वों का मूलभूत गुणधर्म मानकर उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में और जितने भी तत्व थे उनको व्यवस्थित करके रखा, आरोही क्रम में रखा। ओके, तो उस वक्त कुल 63 तत्व, यहाँ पे देखिए उस वक्त कितने तत्व पता थे, 63 तत्वों की पूरी खोज हो चुकी थी। तो उन्होंने क्या किया कि उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में उसको व्यवस्थित किया। इन तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म के अनुसार मेंडली ने आवर्त सारणी की रचना की। उन्होंने क्या किया था, एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, उन तत्वों के भौतिक यानी फिजिकल प्रॉपर्टी और रासायनिक यानी केमिकल प्रॉपर्टी इनके अनुसार आवर्त सारणी की रचना की। इसका मतलब है कि जिन तत्वों के भौतिक प्रॉपर्टी यानी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है उनको एक जगह रखा, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी है उनको एक जगह पर रखा। तो इस तरह से इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो बहुत अच्छा बना और काफ़ी समय तक चला भी। इवन अभी भी जो हम यूज़ करते हैं वो भी उन्हीं का है, मतलब लगभग उन्हीं के बेस पर बनाया गया है। तो ये था उनका पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे तो ये स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, प्लीज़ देख लीजिए। नेक्स्ट, अब हम इनके बारे में थोड़ी और डिटेल इकट्ठा करते हैं। मेंडली की आवर्त सारणी की विशेषताएं, मतलब मेंडली की आवर्त सारणी की क्या विशेषता है वो हम देखते हैं। देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेंडली की आवर्त सारणी की विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया और पूछने के चांसेस भी अभी ज़्यादा है। फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आवर्त सारणी के गुणधर्म के अनुसार योग्य स्थान देने बने, इसलिए कुछ तत्वों को परमाणु द्रव्यमान पुनः जांचकर दुरुस्त किया गया। उदाहरण के लिए बेरियम का पहले निश्चित किया गया परमाणु द्रव्यमान 14.09 है, यह बदलकर 9.4 ऐसा किया गया था। बेरियम को बोरॉन के पहले स्थान दिया गया। तो उन्होंने पहले क्या किया, सबसे पहले उनकी विशेषता यही है कि कुछ तत्व ऐसे थे जिनका परमाणु द्रव्यमान जो था वो गलत था, सही नहीं था। तो उन्होंने उसको दोबारा जांचा और उसको सही किया। तो ये था उनका पहला विशेषता। दूसरी विशेषता उनकी ये थी कि आवर्त सारणी में मेंडलीव ने उस समय तक न खोजे गए तत्वों के लिए भी कुछ ना कुछ खाली जगह छोड़ दिया था। मतलब आपके जो तत्व खोजे जाने तो उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि आए कौन कौन से तत्व खोजे जा सकते हैं और उनका परमाणु द्रव्यमान क्या हो सकता है, ये उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। इसलिए उसके लिए उन्होंने खाली जगह छोड़ लिया, जैसे कि एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन, इस तरह से उनको नाम भी देकर रख दिया था। और उनका परमाणु द्रव्यमान 44, 68 और 72 होगा, ऐसा उन्होंने दर्शा दिया था। तो ये इनकी एक और विशेषता थी। इनकी थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है कि मेंडली के में आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसें के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं था। लेकिन जब 19वीं शताब्दी में निष्क्रिय गैसें की खोज हुई तो उन्होंने एक और नया समूह बनाया, शून्य समूह निर्माण किया और उसमें जितने भी निष्क्रिय गैस थे उनको उन्होंने उसमें स्थान दे दिया। तो ये थी मेंडली की आवर्त सारणी की कुल विशेषता। ठीक है, तो विशेषता इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन ही विशेषताएं आपको अच्छे से याद करनी है क्योंकि ये आगे आपको पूछा जाता है। ओके, तो अब मेंडली आवर्त सारणी की विषमताएं देखते हैं। ठीक है, तो कोबाल्ट या निकेल, इन तत्वों का पूर्णांकों में परमाणु द्रव्यमान समान होने के कारण इनके स्थान में को क्रमशः में मेंडली की आवर्त सारणी में संदिग्धता थी। इसका मतलब है कि कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 58 है और 58.9331 है और निकेल का है 58.6934 है। ओके, तो देखिए यहाँ पे कोबाल्ट का है 58, पूर्णांक कोबाल्ट कितना 58 है और निकेल का भी पूर्णांक परमाणु द्रव्यमान कितना 58 है। दोनों का 58 होने की वजह से इनका स्थान, इनको कहाँ रखा जाए, किसको पहले रखा जाए किसको बाद में, इसमें संदिग्धता थी। ओके, तो ये पहली उनकी विषमताएं थी। दूसरी ये थी कि मेंडली की आवर्त सारणी के बनने के बहुत समय बाद समस्थानिकों की खोज हुई थी। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं समस्थानिक क्या होता है। तो समस्थानिक जो होते हैं उनका रासायनिक गुणधर्म तो समान होता है परंतु परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो भिन्न होता है, उसको हम बोलते हैं समस्थानिक। तो ये मेंडली की आवर्त सारणी के बनने के बहुत साल बाद समस्थानिक की खोज हुई थी, इसीलिए मेंडली की आवर्त सारणी में इनके लिए कोई निश्चित स्थान नहीं था। ओके, तो ये थी इनकी दूसरी विषमताएं थी कि बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार रखे गए तत्वों के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः वृद्धि होते हुए दिखाई नहीं देती, मतलब उसमें कंटिन्यूटी दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए दो भारी तत्वों के बीच में कितने तत्वों की खोज होगी इसका अनुमान लगाना मेंडली की आवर्त सारणी से संभव नहीं था। मैं इसको आपको अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए मेंडली की आवर्त सारणी को दिखा,
जैसे कि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का 1 है, उसके बाद सीधा लिथियम आता है, लिथियम का 7 है, उसका बेरिलियम 9.4, बोरॉन का होता है 11 होता है। देखिए इनमें कंटिन्यूटी दिखाई देखिए, एक के बाद 7 है, फिर 9.4 है, फिर 11 है, 12 है, 14 है, और इनमें कुछ कंटिन्यूटी दिखाई नहीं दे रही। इसके लिए इसीलिए इनके बीच में कितने और तत्वों की खोज होगी, इसकी इस बात में संदिग्धता थी, मतलब ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि इनके बीच में और कितने तत्वों की खोज होगी। तो ये थी इसकी थर्ड विषमता। इनकी फोर्थ विषमता थी हाइड्रोजन का स्थान। वो हाइड्रोजन का स्थान को निश्चित नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हाइड्रोजन का जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, H2 होता है, और वो हाइड्रोजन के साथ भी हाइड्रोजन के साथ संबंध दिखाता है। लेकिन हाइड्रोजन जो होता है वो क्षारीय धातु के साथ भी संबंध दर्शाता है। इसीलिए हाइड्रोजन के स्थान में संदिग्धता थी, उनको ये निश्चित नहीं कर पा रहे थे कि हाइड्रोजन को कौन सी जगह पे रखें, क्योंकि जैसे कि अब हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का अणुसूत्र कितना होता है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन का अणुसूत्र होता है H2, वैसे ही क्लोरीन का भी Cl2 होता है, ब्रोमीन का भी Br2 होता है। तो इस तरह से वो हाइड्रोजन के साथ समानता दर्शाता था। उसी तरह से वो क्षारीय धातु के साथ भी समानता दर्शाता है, इसीलिए हाइड्रोजन के स्थान को निश्चित नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये थी हाइड्रोजन का स्थान। तो मेनली क्या आवर्त सारणी की विषमताएं खत्म हो गई। इस तरह से ये जो वीडियो था हमारा वो भी खत्म हो गया। अगला वीडियो हम जल्दी लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।